नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। भारत की विकास दर 7.7% है, जो 2024 के मुकाबले 0.6% ज्यादा है। सोचिए जरा, ये वो दौर था जब दुनिया टैरिफ से परेशान थी और ट्रंप की टैरिफ नीति ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को धराशायी कर दिया था। लेकिन भारत की ग्रोथ को ना तो ट्रंप की टैरिफ नीति रोक पाई और ना ही युद्ध। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में ऐसा क्या है कि दुनिया के बड़े से बड़े कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक असर नहीं डाल पा रहे। आज आपके सामने भारत की जीडीपी का वो जमीनी विश्लेषण करेंगे जिसमें भारत की मजबूत स्थिति के साथ बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर नजर आती है। क्योंकि ये भारत है जिसका हर नागरिक पहले देशवासी है, देशभक्त, बाद में वो व्यापारी, नौकरी पेशा, जवान, किसान है। लेकिन जब बात भारत की आती है तो हिंदुस्तान का हर एक नागरिक वो करता है जो राष्ट्र हित में होता है और इसीलिए भारत पर बहुत ज्यादा असर कभी नहीं पड़ता। लेकिन 7.7% की जीडीपी की ग्रोथ क्या दर्शा रही है? भविष्य में जीडीपी ग्रोथ क्या रहेगी और इस ग्रोथ के मायने क्या है, ये आपको समझा। शुरुआत करते हैं उस आंकड़े के साथ जिसने दुनिया को बता दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाना, कमजोर करना यह मुमकिन नहीं है। चाहे इंटरनेशनल कितने ही नैरेटिव क्यों ना सेट किए जाएं, चाहे कितनी ही साजिशें क्यों ना रची जाए, चाहे कितनी ही बंदिशें क्यों ना लगाने की कोशिश की जाए, भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर आगे बढ़ती ही रहेगी। और इसीलिए जो अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन है वो उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन है। जरा देखिए, एक आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, इस पर जरा गौर फरमाइए। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंदर जो ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की गई है वो है 7.7%, जबकि उससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर ये 7.1% थी। इसका मतलब जिस जोर में टैरिफ चल रहा था उस जोर के अंदर भी भारत की अर्थव्यवस्था 0.6% की बेहतरीन ग्रोथ के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और पूरे साल जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही है, जो 2024-25 के मुकाबले 0.6% ज्यादा है। अब इसको जरा हर क्वार्टर के हिसाब से समझ लीजिए, यानी कि तिमाही की जो रिपोर्ट आती है उसमें भारत की जीडीपी क्या वाकई में किसी एक तिमाही के अंदर बहुत ज्यादा गिरी है या बहुत ज्यादा बढ़ी है। हम 5 क्वार्टर आपको दिखा रहे हैं, जरा इस पर भी एक नजर डालिए और देखिए जरा। जो 2026 का क्वार्टर 4 है उसके अंदर 7.8% की ग्रोथ नजर आई। तीसरी तिमाही के अंदर 8% की ग्रोथ नजर आई। दूसरी तिमाही के अंदर 8.4%। पहले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर के अंदर 6.7%, जबकि 2025 के फाइनेंशियल ईयर का जो अंतिम क्वार्टर तिमाही थी उसके अंदर 7.4 की ग्रोथ थी। अब जरा देखिए, इसको पूरे तरीके से देखिए और क्या आपको इसमें पूरे साल के अंदर कहीं भी टैरिफ का इंपैक्ट नजर आ रहा है? आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है। आप सोचिए, दुनिया के कई देश हैं जो नेगेटिव ग्रोथ के साथ थे बीते साल के अंदर। कई देश ऐसे हैं जिनके ग्रोथ रेट 1% के आसपास भी नहीं थी। उन सब के बीच में 5 क्वार्टर ऑन एन एवरेज 7.7% की ग्रोथ और कुछ क्वार्टर ऐसे जिसमें 8% से ज्यादा की ग्रोथ। लेकिन जो ग्रोथ के फैक्टर है वो फैक्टर कौन कौन से हैं, जरा उस पर भी एक नजर डालिए। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जीडीपी की ग्रोथ का मतलब हर सेक्टर 7.7% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। आपको सेक्टर वाइज समझाएंगे कि किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ नजर आई और उसके पीछे की वजह क्या रही। लेकिन उससे पहले 3 और फैक्टर आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ है। रियल जीवीए ग्रोथ जो है वो 7.9% है। एक्सपोर्ट ग्रोथ 9.3% है, जबकि जरा देखिए मशीनरी और इक्विपमेंट इंपोर्ट ग्रोथ जो है वो 19.3% है। सर्विस सेक्टर ने एक बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वो 9.3% रही है। और यहां से
जीडीपी को एक ऐसा सपोर्ट मिला है जिसको आप कह सकते हैं कि यह अल्पकालीन नहीं है। मानकर चलिए अगले फाइनेंशियल ईयर की भी जो जीडीपी रहेगी वो लगभग 7% के आसपास रहेगी कम से कम। और ऐसे में अगर कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है जहां जीडीपी ग्रोथ और हो सकती है तो आप 8% से ऊपर भी ग्रोथ को देख सकते हैं। लेकिन हमने आपको जीवीके के बारे में बताया जिसकी ग्रोथ 7% से ज्यादा है। अब जरा जीवीके क्या है और उसके आंकड़ों से क्यों जीडीपी पर भरोसा बढ़ा है, क्योंकि जीडीपी के साथ साथ सकल मूल्यवर्धन यानी कि जीवीके के आंकड़े भी उत्साहजनक रहे हैं। जीवीके को अर्थव्यवस्था की वास्तविक गतिविधियों का बेहतरीन पैमाना माना जाता है, क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष करों और सब्सिडी का प्रभाव शामिल नहीं होता। अब जरा सोचिए, जनवरी मार्च तिमाही में जीवीके 7.9% बढ़ी है, जबकि विशेषज्ञों का अनुमान 7.3% था। इसके संकेत मिलते हैं कि उत्पादन और आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई है और जितनी जीवीके मजबूत रहेगी जीडीपी उतनी ज्यादा मजबूती के साथ देश के विकास को आगे बढ़ाती नजर आएगी। लेकिन एक एक सेक्टर की अगर बात कर दी जाए कि किस सेक्टर ने कितना सपोर्ट किया है और वो कौन सा सेक्टर है जो भारत की रीढ़ की हड्डी हुआ करता था लेकिन आज सबसे कमजोर है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सर्विस सेक्टर की, क्योंकि सर्विस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा रफ्तार दिखाई दी है। मार्च तिमाही में सबसे बड़ी ताकत सर्विस और फाइनेंशियल सेक्टर से आई। व्यापार, होटल, परिवहन और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है और यह सेक्टर सालाना आधार पर 12.5% की दर से बढ़ा है, जो सभी प्रमुख क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। विशेषज्ञों का मानना है कि टूरिज्म, यात्रा और उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी ने इस क्षेत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर्विस सेक्टर में भारत हमेशा से बेहतरीन ग्रोथ दिखाता है, लेकिन वित्त और रियल एस्टेट सेक्टर भी इस बार आगे रहे हैं। दरअसल सेवा क्षेत्र के बाद वित्तीय सेवाएं और रियल एस्टेट सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़े हैं। मार्च तिमाही में इस क्षेत्र की वृद्धि दर 10.4% रही है और इस प्रदर्शन के पीछे मजबूत कर्ज मांग, कंपनियों की अच्छी कमाई, शहरी क्षेत्रों में स्थिर उपभोग को प्रमुख कारण माना जा रहा है। ऊंची ब्याज दरों के बावजूद इन क्षेत्रों में गतिविधियां मजबूत बनी हुई है और इसमें एक राहत आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी दी, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया और इससे न सिर्फ रुपया मजबूत हुआ है बल्कि इससे जो कॉमन मैन के हाथ में पैसा था वो मार्केट फ्लो के साथ और बढ़ेगा और वो जीडीपी का हिस्सा बनेगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण क्षेत्र में एक अच्छी खासी ग्रोथ भारत ने देखी है, क्योंकि निर्माण क्षेत्र ने मोर्चे को संभाला है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी अच्छा प्रदर्शन कर 7.3% की वृद्धि दर्ज की है और यह संकेत है कि वैश्विक सप्लाई चेन में आई चुनौतियों और बढ़ती लागत के असर को उद्योग काफी हद तक संभालने में सफल रहा है। वहीं निर्माण क्षेत्र भी अर्थव्यवस्था का प्रमुख इंजन बना रहा। सरकारी पूंजीगत खर्च और मजबूत हाउसिंग मार्केट के दम पर इस सेक्टर में 8.4% की वृद्धि दर्ज की गई, यानी कि जीडीपी के एवरेज से लगभग 0.7% ज्यादा रही। लेकिन जिस सेक्टर का हम जिक्र कर रहे हैं, जो भारत की जीडीपी की रीढ़ की हड्डी, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, रोजगार की रीढ़ की हड्डी, जीवन यापन की रीढ़ की हड्डी है, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर की रफ्तार बाकी सबके मुकाबले धीमी रही। जहां अधिकांश क्षेत्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं कृषि क्षेत्र अपेक्षाकृत कमजोर रहा है। जनवरी मार्च तिमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर केवल 3.6% रही है। विशेषज्ञों के अनुसार अनियमित मौसम और मानसून को लेकर बनी अनिश्चितताओं का असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि गतिविधियों पर पड़ा है और यही वजह है कि कृषि क्षेत्र अन्य सेक्टर्स की तुलना में पीछे रहा है। मार्च तिमाही में सार्वजनिक प्रशासन और रक्षा क्षेत्र की वृद्धि दर 5.8% रही। वहीं खनन क्षेत्र 5.4% बढ़ा है। बिजली और गैस क्षेत्र में 4.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। और यह होता है अमूमन, यह इसलिए भी होता है क्योंकि हर सेक्टर की ग्रोथ एक निश्चित काल के लिए होती है। एग्रीकल्चर के ऊपर जो भारत की डिपेंडेंसी थी वो आज से 20 साल पहले बहुत ज्यादा थी,
लेकिन उसके बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, सर्विस सेक्टर की तरफ गए, एआई की तरफ गए, बाकी सेक्टर्स ने ग्रोथ दर्ज कराई। उस मुकाबले में कृषि की ग्रोथ कम नजर आती है। लेकिन बीते अगर 8-10 साल का आंकड़ा आप उठाकर देखेंगे तो जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर ग्रोथ आपको 3 से 4% के आसपास ही नजर आए। लेकिन क्या वाकई इस मोदी सरकार के दौर में हमने युद्ध को देखा, हमने कोरोना को देखा, हमने टैरिफ काल को देखा, क्या इसके बावजूद यूपीए के 10 साल वर्सेस मोदी सरकार के 12 साल, क्या मोदी सरकार के दौर में जीडीपी की परफॉर्मेंस बेहतर रही है? इसको समझने के लिए हम 2004 से 2014 और 2014 से 2026 के बीच का आंकड़ा आपके सामने पेश करें, जिसमें हर साल की जीडीपी का विवरण है। जरा इस पर गौर फरमाइए और देखिए। जरा एक तरफ है डॉक्टर मनमोहन सिंह की दौर में 2004 से लेकर 2014, जिसमें आप 2008 को देख सकते हैं। यह दरअसल रिसेशन का काल था और उसमें 3% के आसपास की ग्रोथ थी। जबकि यह है मोदी काल में जीडीपी, जिसके अंदर आप एक तरीके से 2019-20 के आंकड़े को हटा दीजिए, उसके बाद आपको बेहतरीन ग्रोथ नजर आएगी। यह दरअसल कोविड काल के आसपास की ग्रोथ है। लेकिन ओवरऑल जब आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि औसत जीडीपी ग्रोथ 7.13% रही है मोदी काल के अंदर और 7.11% रही है ऑन एन एवरेज यूपीए काल के अंदर। यानी कि मोदी के दौर में जीडीपी ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करती नजर आई है। अब जरा देखिए 2004 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो थी 7.92%, 2005 में 9.28%, 2006 में 9.26%, 2007 में 7.66%, 2008 में 3% के आसपास, 2009 में 7.86%, 2010 में 8.50%, 2011 में 5.24%, 2012 में 5.46%, 2013 के अंदर 6.39%, 2014 के अंदर 7.41%। जब आप इसको 2011 से देखेंगे तो जीडीपी ऑन एन एवरेज 6.5% के आसपास नजर आती है। जबकि मोदी के इरा में जरा देखिए 2005 के अंदर ही एक अच्छी खासी ग्रोथ नजर आई जो 8% थी, 2016 के अंदर 8.26%, 17 में 6.80%, 18 में 6.245%, 2019 के अंदर 3.87%, 2020 के अंदर 5.78% और 2021 के अंदर कोरोना के तुरंत बाद आपको एक अच्छा खासा हाइप नजर आता है 9.69%, 2022 में 6.99%, 2023 में 8.15%, 24 के अंदर 6.46%, 2025 के अंदर 7.10% और 2026 के अंदर 7.70%। और दरअसल दोनों काल को आप जोड़ देंगे तो आपको एक बेहतरीन भारत की तस्वीर नजर आएगी जो बीते 20 साल से ऑन एन एवरेज 7% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है, जो बाकी देशों में से कोई नहीं। अमेरिका आप जानते हैं 1% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ता है, 1% से भी नीचे। और इस लिहाज से भारत का जो सर्विस सेक्टर है, जो कंज्यूमर है, वो जितना बढ़ता जाएगा ये ग्रोथ रेट उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इसमें एक और फैक्टर है जिसने काम किया, वो है दरअसल नए बेस ईयर के साथ इस डेटा को जारी किया गया है। दरअसल सांख्यिकी मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 के पूरे साल के जीडीपी आंकड़ों को एक नए बदलाव के साथ पेश किया। जीडीपी की नई सीरीज में 2022 से इसको बेस ईयर बनाया गया। आर्थिक अनुमानों को ज्यादा सटीक बनाने के लिए इसमें अब जीएसटी नेटवर्क, ई वाहन डेटाबेस और घरों में काम करने वाले कुक, ड्राइवर और घरेलू नौकरों की सेवाओं से जुड़ा डेटा भी शामिल किया गया। समय के साथ अर्थव्यवस्था में आने वाले बड़े बदलावों को दर्ज करने के लिए समय समय पर बेस ईयर बदला जाता है। आमतौर पर मंत्रालय हर 5 साल में डेटा सीरीज को अपडेट करता है, लेकिन कोविड महामारी और जीएसटी लागू होने की वजह से इस काम में देरी हुई। सरकार पुराने आंकड़ों को भी नए बेस ईयर के हिसाब से दोबारा कैलकुलेट करेगी। मंत्रालय ने संकेत दिया है कि इस नए फ्रेमवर्क के तहत बैक सीरीज डेटा 1950 से 1951 तक के आंकड़े दिसंबर 2026 तक आने की पूरी उम्मीद है। लेकिन जीडीपी मापने का तरीका बदलने से क्या कुछ बदल गया है? जरा समझिए, 2011-12 वाला पैमाना 14 साल पुराना हो गया था। तब ना तो यूपीआई था, ना जोमेटो जैसे सर्विस सेक्टर थे, ना ओटीटी प्लेटफॉर्म से, ना गिग इकोनॉमी इतने बेहतर तरीके से काम कर रही थी। इसलिए बदलाव बेहद जरूरी था। 2022 से इसको आधार वर्ष इसलिए भी चुना गया है कि यह साल सामान्य था।
कोरोना खत्म हो चुका था, अर्थव्यवस्था स्थिर थी, डिजिटल इंडिया स्थापित हो चुका था। आधार वर्ष हमेशा ऐसा चुनते हैं जब ना बहुत उछाल हो और ना ही गिरावट। बेस ईयर बदलने से आम आदमी की जेब पर सीधा असर नहीं होगा, लेकिन सही आंकड़ों से सरकार बेहतर नीतियां बना पाएगी। वहीं सही जगह पैसा लगेगा और विदेशी निवेश भी बढ़ेगा, जिसका फायदा धीरे धीरे आम नागरिक को मिलेगा। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन सब यही करते हैं। आंकड़े बदलना सटीकता की निशानी है। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार हर 5 से 10 वर्ष में बेस ईयर बदलना चाहिए। तो जब आपको कोई कहे ना कि ये देश की ग्रोथ रेट बेस ईयर बदलने की वजह से है, तो उनको समझाइएगा दुनिया में ऐसे ही होता है। दुनिया में हर 5 साल में बदलता है। हमने तो 10 साल से ज्यादा ले लिए हैं, क्योंकि इससे पहले का बेस ईयर 11-12 का था। अब जरा सोचिए आपको किस तरीके से भ्रमित किया जाता है, क्योंकि इसको लेकर जो तथाकथित कॉकरोच है जो देश के अंदर है, वो नैरेटिव फैलाएंगे कि जीडीपी की ग्रोथ संभव ही नहीं है, ये बेस ईयर बदलने की वजह से है, जबकि ये सामान्य प्रक्रिया है। अब जरा बेस ईयर के जरिए जीडीपी निकालने का फॉर्मूला भी आपको समझाते हैं, जरा इस पर भी एक नजर डालिए कि इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। जीडीपी निकालने का जो फॉर्मूला है उसमें CGI और NX इसको जब मिलाते हैं तो जाकर जीडीपी बनती है। अब C का मतलब क्या है? C का मतलब है कंजप्शन, G का मतलब क्या है? गवर्नमेंट, I का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट, और NX का मतलब क्या है? नेट एक्सपोर्ट। अब ये कैसे काम करता है जरा समझिए, क्योंकि जीडीपी निकालने के लिए जिस खास फॉर्मूले का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें कंजप्शन यानी कि हम और आप जो अपनी जरूरतों पर खर्च करते हैं वो कहलाएगा कंजप्शन। G से गवर्नमेंट यानी कि सरकार द्वारा देश के विकास और सुविधा पर जो खर्च होगा वो इसका G कहलाएगा। I इन्वेस्टमेंट यानी कि कंपनियों द्वारा बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो निवेश किया गया है वो I यानी कि इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। जबकि NX यानी कि नेट एक्सपोर्ट, दूसरे देशों को बेचे गए सामान में से खरीदे गए सामान को घटाना, उसके बाद हमारा नेट एक्सपोर्ट आएगा, और जब हम इन सबको एक साथ मिलाएंगे तो देश की जीडीपी आएगी। अब सवाल यह है कि जीडीपी इस बार 7.7% है, और यह वो दौर है जब टैरिफ के हंटर से पूरी दुनिया परेशान थी। लेकिन अगले साल की जब जीडीपी आएगी तो उसके अंदर आपको युद्ध की अनिश्चितता, हॉर्मुज का बंद होना, पेट्रोल क्राइसिस होना, इसके अलावा कई तरीके के इंटरनेशनल क्राइसिस, उसके बाद की जीडीपी आएगी। लेकिन वो जीडीपी का जो संभावित अनुमान है वो दरअसल क्या है, जरा इसको भी देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी जीडीपी के अनुमान के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में आर्थिक विकास की ये रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है। वित्त वर्ष 2026-27 में ये 1.10% घटकर 6.6% के आसपास रह सकती है। लेकिन फिर वही सवाल यह कि इस दौर में दुनिया की जीडीपी किस ग्रोथ के साथ चल रही होगी, क्योंकि अकेला भारत नहीं है जो हार्मोज संकट से परेशान है, अकेला भारत नहीं है जो क्रूड ऑयल के संकट से परेशान है। जबकि भारत के अंदर क्रूड ऑयल के इतने दाम बढ़ने की वजह से पेट्रोल डॉलर के अंदर जो रुपए के प्राइस है वो डॉलर के मुकाबले बेहद कम होने के बावजूद यहां महंगाई दर नहीं बढ़ी है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी दर भी नहीं बढ़ी है। इस वक्त बेरोजगारी दर देश के अंदर 4.6% के आसपास है, जबकि कई देश ऐसे हैं जहां 58% तक बेरोजगारी दर पहुंच चुकी है। और इन सब के बीच में अगर अगले 1 या 2 क्वार्टर में स्थिति बदलती है तो हो सकता है अनुमान से हम आगे नजर आए, क्योंकि बीते साल का भी जो अनुमान था वो 7.1% था, और जो नेट ग्रोथ हमने की है वो 7.7% है। इसलिए 6.6% उस दौर में कितनी बेहतरीन होगी ये उस दौर में आपको समझाएंगे। लेकिन 2027 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है वो वाकई में थोड़ा सा कम है। एक बार क्वार्टर वाइज इसको समझ लेते हैं। देखिए जरा जो अनुमान है वो क्या है। जो फाइनेंशियल ईयर का जो पहला क्वार्टर होगा 2027 का, जो पहले अनुमान था वो 6.9% था, अब जो अनुमान है वो 6.6% है। सेकंड क्वार्टर के लिए जो पहले अनुमान था वो 6.7% था, अब 6.3% है। थर्ड क्वार्टर के लिए जो पहले अनुमान था वो 7% था, अब जो है वो 6.3% है। जबकि चौथे क्वार्टर के लिए पहले 7.2 का अनुमान था, अब 6.8% का अनुमान है। और इसमें वो तमाम फैक्टर काम करेंगे जिसका जिक्र हम आपको कर रहे हैं। इसका मतलब अगले साल 6.6% की ग्रोथ रेट होगी। लेकिन अब इसमें कुछ चीजों को जोड़ लीजिए।
मानकर चलिए देश के अंदर जो अल नीनो का इफेक्ट है अगर वो नहीं नजर आया तो आपको थर्ड क्वार्टर के अंदर ये अनुमान आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर तत्काल प्रभाव से इंटरनेशनल इश्यू सॉल्व होते हैं तो आपको सेकंड क्वार्टर बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि सबके बीच में वेनेजुएला से जो हम 4.7 लाख बैरल जो हम क्रूड ऑयल हर दिन ले रहे हैं उससे हमारा रिजर्व बढ़ रहा है और उससे भी हमें सहायता मिलेगा। लेकिन जीडीपी का आकार बढ़ने का अनुमान कीमतों पर किस तरीके से पड़ता है, क्योंकि जीडीपी का आकार वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़ने का अनुमान था। 2025-26 में जीडीपी बढ़कर 323.12 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान था, जो 2024-25 के पहले संशोधित अनुमान 299.89 लाख करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा है। मौजूदा कीमतों पर जीडीपी का आकार 2025-26 में 346.36 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो 2024-25 के 318.07 लाख करोड़ के मुकाबले 8.9% की बढ़ोतरी को दिखाता है। यानी कि संकट कोई हो, भारत निरंतरता के साथ आगे बढ़ रहा है और ये इसलिए बढ़ रहा है, इसमें दो कारण है। पहला है सरकार की पॉलिसी और दूसरा है आम आदमी का सरकार पर भरोसा और सरकार जो कहती है, जो गाइडलाइन जारी करती है उसको फॉलो करना। क्योंकि हमने ओपनिंग रिमार्क दिया था कि इस देश में सबसे पहले देशवासी हैं, देशभक्त हैं, उसके बाद वो व्यापारी है, नौकरी पेशा है, जवान है, किसान है या कुछ और है। इसलिए जब बात राष्ट्र के विकास की आती है सब एक साथ एक दिशा में आगे बढ़ते हैं और इसलिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रिकॉर्ड की गई। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।